नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक कहानी रमा की जुबानी में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं हर हफ्ते आपके लिए एक कहानी या कविता के साथ प्रस्तुत होती हूँ। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं अपनी मनपसंद लेखिका श्रीमती मालती जोशी जी की लोकप्रिय और बहुत ही मार्मिक कहानी लेकर प्रस्तुत हूं। कहानी का शीर्षक है कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। तो सुनते ही कहानी कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। पारुल की बेटी हुई है, पापा जी ने किचन में आकर सूचना दी। चलो भगवान का लाख लाख शुक्र है, सब कुछ अच्छे से निपट गया। मम्मी जी ने आटा सने हाथों से प्रणाम करते हुए कहा, एक बेटा एक बेटी, चलो कोटा पूरा हो गया, अब फुर्सत। मम्मी गुड़िया का नाम मैं रखूंगी, काजल ने मचलते हुए कहा। पिछली बार उन लोगों ने अपनी मनमर्जी कर ली, हमें चांस ही नहीं दिया। देखो बेटा, उनकी बिटिया है, वे जो चाहे करे। वैसे तुमसे पूछें, तुम जरूर बताना, पर नामकरण का अधिकार बुआ का ही होता है। हमें पता नहीं है मौका कब मिलेगा, काजल ने मुंह फुलाकर मेरी ओर देखते हुए कहा। मम्मी जी एकदम उखड़ गई। चुप कर, समझती बूझती कुछ है नहीं, बेबात की बात लेकर बैठ जाती है। यह नहीं होता कि खाने का वक्त हो रहा है तो प्लेटें ही लगवा दे। मैं प्लेटें पहुंच रही थी, काजल ने लगभग मेरे हाथ से प्लेटें छीन ही ली थी और बाहर चली गई। उसके चलने के अंदाज से ही पता चल गया था कि वह गुस्सा हो गई है। अब देर तक मुंह फुलाई बैठी रहेगी। मम्मी जी उसे मनाती रहेगी, खाने का कचरा हो जाएगा। मम्मी जी सचमुच उसे मनाने पहुंच गई थी। चल जल्दी से खाना खा ले, फिर अपन नर्सिंग होम चलते हैं ना। तू है ना, अपने जीजा जी को पहले से ही जता देना, फिर वो सब संभाल लेंगे। मैंने सोचा बुआ ना बन पाने का काजल को दुख है, पापा बनने की मेरी भैया को बेसब्री है। नानी ना बन पाने के कारण मेरी माँ चिंता में घुली जा रही है। जब जाती हूँ तब डॉक्टरों के यहाँ, पंडितों के यहाँ चलने का आग्रह करती है। पर मम्मी जी को, मेरी सास को कुछ नहीं समझ आता। क्या उन्हें दादी बनने की लालसा नहीं है, या ये सब कुछ उनकी मिलीभगत से हो रहा है? रात के 9 बज रहे थे, फिर भी सब लोग पारुल की बेटी को देखने के लिए चले गए थे। प्राइवेट अस्पतालों में समय की पाबंदी नहीं होती। सारथी बनकर इन्हें तो साथ ही जाना ही था, पर थकान का बहाना कर मैं नहीं गई। ऊपर कमरे में आकर लेट गई। कोई 10:30 बजे के बाद ये लोग लौटे। कपड़े बदलते हुए गुड़िया की, नर्सिंग होम की व्यवस्था की, पारुल की सास की तारीफ करते रहे। मैं चुपचाप लेटी रही, मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बत्ती बुझाकर वे जब लेटने को हुए तब मैंने एकाएक कहा, पारुल की शादी हमसे 2 साल बाद हुई है और वह 2 बच्चों की मां बन गई है। ये एकदम चौंके। उनके लिए मेरा यह हमला एकदम अप्रत्याशित था। अपना बचाव सा करते हुए बोले, उसके पास काम धाम कुछ है नहीं, बैठे बैठे बस बच्चे पैदा कर रही है, और हमारे पास काम ही काम है, इसलिए बच्चा पैदा करने की फुर्सत नहीं है। कैसी बातें कर रही हो, कोई सुनेगा तो सोचेगा तुम्हें पारुल से ईर्ष्या हो रही है। क्या मुझे उतना सा भी हक नहीं है? कम ऑन यार, डोंट बी एब्सर्ड। हम लोगों ने निर्णय लिया है ना। हम लोगों ने नहीं, आपने, या शायद आपके घर वालों ने। पहले मकान की किस्तें चुकाने की बात की थी, फिर पारुल की शादी का लोन आ गया, और अब शायद काजल की शादी की प्लानिंग हो गई। मुझे बताइए, हम अपनी जिंदगी कब जिएंगे? क्यों? हम लोग अच्छी खासी जिंदगी तो जी रहे हैं, एक बच्चा ही तो नहीं है, बाकी क्या दुख है तुम्हें? वाह क्या जिंदगी है, इस कमरे में सिमट कर रह गई हूं मैं। इसके बाहर मेरी कोई दुनिया ही नहीं। रसोई में तुम्हारी माँ का एक अधिकार है, अपनी पसंद की चाय भी बनाने जाती हूँ तो वहां जैसे भूचाल आ जाता है। ड्राइंग रूम पर पापा जी का कब्जा है, किसी को घर बुलाएं भी तो कहां बिठाएं, समझ में नहीं आता।
और किसी को बुला नहीं सकते तो किसी के घर जाते भी नहीं हैं। संकोच होता है, हम लोग पिक्चर नहीं जा सकते क्योंकि घर में कुंवारी बहनें हैं। उन्हें हर पिक्चर में साथ नहीं ले जा सकते और अकेले जाना तो महापाप होगा। मैं अपने लिए एक रुमाल तक नहीं खरीद सकती। घर में बराबरी की नंदे हैं, जो कुछ भी खरीदना है सबके लिए खरीदना होगा। हम कहीं घूमने नहीं जा सकते क्योंकि घर का बजट बिगड़ता है। घर से दफ्तर और दफ्तर से घर, बस यही जिंदगी रह गई है। कसम से बोर हो गई हूं मैं। कम से कम एक बच्चा ही दे दो, कुछ तो मोनोटनी टूटे। ये तुम्हें क्या हो गया आज? यू आर मेकिंग मी फील गिल्टी। रियली? यह एक ही शब्द मैंने कुछ इस अंदाज से कहा कि वे तिल मिला गए। एकदम उठकर बैठ गए और निर्णायक स्वर में बोले, तुम मेरा मजाक बना रही हो? ठीक है, तो कान खोलकर सुन लो। काजल की शादी तक इस विषय पर कोई बात नहीं होगी, ओके? नाउ गुड नाइट। गुड नाइट कहकर उन्होंने तो करवट बदल ली, पर मैं सो न सकी। मेरे लिए वह बड़ी बैड नाइट थी। पारुल के यहाँ बेटी का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बाकायदा कार्ड वगैरह बांटे गए। हम लोग भी ढेरों सामान के साथ वहां पहुंचे थे। रास्ते भर मम्मी पापा जी पारुल के सास ससुर का गुणगान करते रहे कि कितने सुलझे हुए लोग हैं। बेटी का जन्मोत्सव भी उसी शान के साथ मना रहे हैं। काजल खुश थी कि जीजा जी ने उसका अनुरोध मान लिया है। गुड़िया के नामकरण का जिम्मा भी उसे ही सौंपा गया है। मैं पूरे रास्ते चुप थी, पर किसी ने भी मेरी चुप्पी को लक्ष्य नहीं किया। इस घर में मुझे इतनी अहमियत कभी भी नहीं दी गई। कभी कभी लगता है ये लोग मेरा अस्तित्व ही भूल गए हैं। उनके लिए तो मैं बस एक चलता फिरता एटीएम हूं। पारुल का घर आंगन मेहमानों से भरा हुआ था। डीजे भी बज रहा था तो ढोलक भी। सजी धजी पारुल गुड़िया को गोद में लिए बैठी थी। मैंने गुड़िया को गोद में लेना चाहा तो किसी ने अधबीच में ही उसे लपक लिया। गुड़िया रानी, नेक, हमारे पास भी तो आओ। मैंने देखा तो पारुल की चाची सास थी। दोनों भाइयों के घर अगल बगल ही एक ही कंपाउंड में बने हुए थे। रोज का आना जाना था और ये ऐसा जता रही थी जैसे बच्चे को पहली बार गोद ले रही हो। इस बात का मर्म तुरंत मेरी समझ में आ गया। मन एकदम खट्टा हो गया। उसके बाद मैं एक जगह जाकर जो बैठी तो उठी ही नहीं, पर वहां किसी ने मुझे चैन से बैठने ही नहीं दिया। तरह तरह के वाक्य मेरे कानों से टकराते रहे। कार्तिक, मामी से को हमारे साथ खेलने के लिए एक छोटा भाई जल्दी से लाइए। अनु, तुम कब मिठाई खिला रही हो भाई? देखो, पारुल पीछे से आकर आगे निकल गई। समधिन, अब आपके यहाँ भी बधावा बजना चाहिए, कब से इंतजार कर रहे हैं। पारुल की सास ने तो मम्मी जी को एकदम घेर ही लिया। बहन जी, अब अनु को सीरियसली इस बारे में सोचना चाहिए। 5 साल बहुत होते हैं। अरे भाई, हमने तो कई बार कहा है, हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, तब तक 1-2 जितने करने कर लो। 1-2 से ज्यादा तो वैसे ही आजकल कोई करता नहीं है, पर हमारी कोई सुने तब ना। आप तो जानती हैं, बच्चे होते हैं तो आजादी में थोड़ा खलल पड़ता ही है। इतनी देर से लोग मुझे टोक रहे थे, कोच रहे थे। मन एकदम लहूलुहान हो गया था, पर मम्मी जी की बात सुनकर तो मेरे तन बदन में आग ही लग गई। इतना झूठ भी कोई बोल सकता है? चलते समय मैंने पारुल की सास के पैर छुए तो उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। बोली, बेटा, मैं तुम्हारी माँ के समान हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो। भगवान के राज में ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करते, नहीं तो वह नाराज हो जाते हैं। वैसे भी हर चीज समय से ही अच्छी लगती है। बहुत देर करोगी तो समस्या हो सकती है। यह जरूरी नहीं कि जब हम चाहेंगे बच्चा हो ही जाएगा। तो मेरी बात पर गौर करो, समझी? मैंने विनम्रता की प्रतिमूर्ति बनकर कहा, चाची जी, मैं जानती हूँ आप जो कुछ कह रही हैं मेरे भले के लिए कह रही हैं, पर क्या करूं, मजबूरी है। फिलहाल हमारे यहाँ बैन लगा हुआ है। कैसा बैन? काजल की शादी तक घर में बच्चा नहीं आएगा। क्या बात करती हो? सच कह रही हूँ। मेरी शादी के समय एक
पंचवार्षिक योजना थी। पहले मकान की किस्तें चुकाई जाएंगी, फिर पारुल की शादी का लोन पटाया जाएगा। अब यह योजना 2 साल आगे सरक गई है, क्योंकि काजल भी शादी के लिए तैयार हो रही है। तो फिलहाल बच्चे के लिए ना समय है न बजट। क्षण भर को उपस्थितों में जैसे सन्नाटा छा गया। पारुल मुंह में आंचल ठूस कर रुलाई रोकते हुए उठकर चली गई। मेरा पूरा परिवार सकते में था। मम्मी पापा जी के चेहरे पर जैसे राख पुत गई थी। पापा जी गुस्से से थर थर कांप रहे थे। समधियाने का लिहाज करके ही चुप थे, वरना गदर मचा देते। मुझे लगा था लौटते हुए गाड़ी में ही बमबारी शुरू हो जाएगी, पर वैसा नहीं हुआ। सब चुप थे। शायद इन्होंने हिदायत दे रखी होगी। घर पहुंचकर महाभारत होना निश्चित था, इसलिए मैंने सीधे अपने कमरे का रुख किया। कपड़े बदलकर बिस्तर में दुबक गई। ये कमरे में आए तब एकदम भरे हुए थे। नीचे काफी फायरिंग झेलकर आए थे। अब सब कुछ मुझ पर खाली करना चाह रहे थे। तुम 2 मिनट चुप नहीं रह सकती थी? हर बात का जवाब देना क्या जरूरी है? 2 मिनट? मैं पूरे 2 घंटे वहां चुपचाप बैठी लोगों की उल जुलूल बातें सुनती रही थी, ताने तिश्ने झेल रही थी, पर मैंने किसी को भी पलटकर जवाब नहीं दिया। पर जब मम्मी जी ने खुद मुझ पर आरोप लगाना शुरू किया, तो मुझे अपना बचाव तो करना ही था ना। ऐसा क्या कह दिया था मम्मी ने? आपने सुना नहीं था? वे बोली कि हम तो बार बार कह रहे हैं कि अब एक आध बच्चा हो जाने दो, पर वो तैयार नहीं होती। बच्चों से आजादी में खलल जो पड़ता है। बस ये हिपोक्रेसी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। हिपोक्रेसी? तुमने मेरी माँ को हिपोक्रेट कहा? तुम्हारी ये मजाल? और उनका हाथ एकदम उठ गया। पता नहीं कैसे मैंने इस प्रतिक्रिया को भांप लिया था, इसलिए मैं बिल्कुल तैयार थी। मैंने उनका हाथ हवा में ही थाम लिया। अपनी दोनों मुट्ठियों में मैंने उनकी कलाई कसकर पकड़ ली और कसैले स्वर में कहा, बस इतनी ही मर्दानगी शेष रह गई थी। बीबी की कमाई खाने वाले को इतना ताव शोभा नहीं देता। उनकी आंखें गुस्से में फट पड़ने को हुई। दांत पीस कर बोले, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। बाय ऑल मीन्स, मैंने शांति से कहा, अगर कुछ बाकी बचा हो तो खुशी से पी लेना। वैसे 5 सालों में आप लोगों ने मुझे पूरा ही निचोड़ लिया है। उनके तेवर एकाएक ढीले पड़ गए थे। आवेश ठंडा पड़ गया। गुर्राकर बोले, अपनी नौकरी पर बहुत नाज है ना तुम्हें? कल से घर बैठो। तुम्हारे इस घर में आने से पहले भी हम जी रहे थे, आगे भी जी लेंगे। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। एक झटके से उनका हाथ छोड़कर आराम कुर्सी में जाकर धंस गई। उनका तो पता नहीं, पर मैंने पूरी रात आंखों में ही काट दी थी, उसी आराम कुर्सी पर। रात क्या थी? काल रात्रि थी। किसी तरह कट ही नहीं रही थी। आधी रात के बाद धीरे से उठकर मैंने अपना एयर बैग निकाला, उसमें जरूरी कपड़े और पैसे रखे और सुबह की प्रतीक्षा करती रही। सुबह जैसे ही नीचे का गेट खड़का, मैं समझ गई कि मम्मी पापा जी घूमने निकल गए हैं। मैं धीरे से नीचे उतरी, गेट खोलकर सड़क पर आ गई। कॉर्नर पर एक रिक्शा मिला, उसमें बैठकर सीधे स्टेशन की राह ली। रास्ते भर मेरा मोबाइल रुक रुक कर बजता रहा। मैं फौरन काट देती थी। थोड़ी देर बाद फिर बज उठता। उकताकर मैंने फिर स्विच ऑफ कर दिया और सो गई। अरसे बाद जनरल बोगी में सफर कर रही थी, पर रात की जगी हुई थी, इसलिए बैठे बैठे भी खूब अच्छे से नींद आ गई। उठी तो खूब फ्रेश लग रहा था। मैं सोच रही थी कि मुझे देखकर सब चौंक पड़ेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा आगमन शायद अपेक्षित था। पापा छूटते ही बोले, तुम घर से कहकर नहीं चली थी क्या? क्यों? सुबोध का 2-3 बार फोन आ चुका है, बहुत वरीड लग रहा था। पापा की बात पूरी भी नहीं हुई थी, फोन की फिर घंटी बजी। शायद उसी का होगा, पापा बोले और उन्होंने फोन उठा लिया। हाँ हाँ हाँ, आ गई है, बस अभी घर में घुसी है। फिर उन्होंने मुझसे इशारे से पूछा कि बात करोगी, तो मैंने मना कर दिया। वे अभी बहुत थकी हुई है, थोड़ी देर बाद तुमसे बात कर लेगी, पापा ने कहा और फोन रख दिया।
तब तक माँ चाय ले आई थी। चाय पीकर मैं माँ के कमरे में जाकर लेट गई। ऐसी नींद लगी कि खाने के लिए माँ को जगाना पड़ा। खाने की टेबल पर सभी लोग मौजूद थे। भैया भाभी भी काम से लौट आए थे, पर मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा। शायद माँ ने ताकीद कर दी थी। सबने वातावरण को सहज बनाने की भरपूर कोशिश की। उनकी ये सदायशता देखकर मेरा मन भर आया। मुझे नॉर्मल होने में 2 दिन लग गए। फिर एक दिन दोपहर में एकांत पाकर मैंने माँ को सारी बात बताई। इनके हाथ उठाने की बात मैं फिर भी छिपा गई। कह देती तो शायद अपने ही नजरों में गिर जाती। फिर एक दिन पापा ने मुझे पास बिठाकर कहा, माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है, अब बताओ आगे क्या इरादा है। अभी कुछ सोचा नहीं है पापा, पर एक बात तय है, मैं वहां लौटकर नहीं जाऊंगी। तुम्हारी नौकरी ट्रांसफर करवा लूंगी, नहीं हुआ तो दूसरी ढूंढ लूंगी। इस बीच इनके फोन आते रहे। एक बार मैंने ही उठा लिया था। बोले आना चाहता हूं। मैंने कह दिया अपमान सहन करने की क्षमता है तो आने का मन बनाना। उस दिन के बाद फिर फोन आना बंद हो गया। इस विचित्र परिस्थिति में, अजीब सी मनस्थिति में दिन गुजर रहे थे। अड़ोसी पड़ोसियों को, नाते रिश्तेदारों को भनक पड़ गई थी। खुसुर फुसुर होने लगी थी। मुझसे किसी ने सीधे कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं पूछा, पर मैं जानती थी कि घर वालों को रोज ही इस अप्रिय विषय से दो चार होना पड़ता है। एक दिन रात के खाने के बाद हॉल में माँ, पापा, भैया, भाभी सब ने मुझे बुलाकर अपने पास बिठा लिया। पापा बोले, बेटा हम नहीं जानते कि तुम दोनों के बीच एग्जैक्टली क्या हुआ। हम तो उतना ही जानते हैं जितना तुमने अपनी माँ को बताया है। पर अब मुझे यह बताओ कि जो कुछ भी हुआ है वह क्या इतना गंभीर है कि उससे तुम अपना घर, अपनी शादी, अपना भविष्य दांव पर लगा दो। मैं पापा को कैसे बताती कि उस दिन पल भर को ही सही मैंने उन आंखों में प्रतिहिंसा की जो लपट देखी थी, उसमें मेरे भीतर जो कुछ कोमल था, मधुर था, प्रेयस था, सब कुछ जलकर राख हो गया था। अब उस राख को कुरेदने का मेरा मन नहीं है। पापा, मैंने कांपते स्वर में कहा, मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं अपने लिए। शट अप, भैया एकदम गरजे। फालतू बात मत करो। पापा जो कुछ पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। मैं अपनी बात बहुत पहले कह चुकी हूं, मैंने निर्णायक स्वर में कहा। ठीक है, तो अब हमें आगे की कार्यवाही करनी होगी। हम यूं हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते। फिर पापा ने सुबोध को लंबा पत्र लिखा। मुझे दिखाया भी था। लिखा कि कारण जो भी रहा हो, अनुश्री अब वापस नहीं जाना चाहती। तो अब हमें इस स्थिति का, समस्या का वैधानिक निराकरण करना होगा ताकि यह अनिश्चय की स्थिति समाप्त हो। तुम दोनों बंधन मुक्त होकर अपनी अपनी राह चलने को स्वतंत्र हो जाओ, यही श्रेयस्कर रहेगा। इसके लिए आपसे समझौता एक अच्छा विकल्प है। इससे पैसा भी बचेगा और समय भी। न्यायालय की प्रक्रिया लंबा समय लेती है और उसमें छीछा लेदर भी बहुत होती है। माँ ने बहुत चाहा था हम दोनों एक बार फिर बैठकर शांति से बात करें तो कोई हल निकल जाएगा, पर मैंने साफ मना कर दिया। माँ को बहुत बुरा भी लगा। वे सहज, क्षमाशील वृत्ति वाली महिला हैं। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि उनकी बेटी में यह अक्खड़पन या हठ धर्मिता कहां से आ गई। इस बीच मेरी दोनों ननंदों के भी 2-4 फोन आए। मैंने उन्हें बताया कि जो कुछ हुआ अचानक नहीं हुआ है। शायद बहुत दिनों से मन में कुछ धधक रहा था जिसका विस्फोट हुआ है। अरसे से हम दोनों के बीच एक तनाव व्याप्त था। ब्रेकिंग पॉइंट तो आना ही था। वैसे मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि ननद भाभी का रिश्ता चाहे ना रहे, हम लोगों के बीच स्नेह बना रहेगा। ऐसी बातों पर कौन विश्वास करता है। मैंने सोचा था आपसी समझौता मतलब तुरंत फुरत कार्रवाई होगी, पर सारी प्रक्रिया बड़ी लंबी, उबाऊ और जानलेवा थी। कहने को मामला आउट ऑफ कोर्ट था, पर वही वकील थे, पुलिस थी, गवाह थे,
सबकी पेशी हुई, सबके बयान हुए। ससुराल का पूरा परिवार वहां मौजूद था। हम लोग एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखते रहे, पर कोई बात नहीं हुई। मेरा मन हो रहा था मम्मी पापा जी को प्रणाम कर लूं, पर डर लगा अगर उन लोगों ने पैर पीछे खींच लिए तो इतने लोगों के सामने मेरी किरकिरी हो जाएगी। वैसे भी ये लोग अब मुझे आशीर्वाद देने से तो रहे। इन्हें पूरे 10 महीने बाद देखा था। काफी दुबले पतले और बुझे बुझे से लगे। हम लोग पूरे समय एक दूसरे से आंखें चुराते रहे, सिर्फ जरूरत भर बात की। तिरस्कार या उपेक्षा जो भी हो, दोनों तरफ समान ही थी। हमारी तरफ से कोई मांग नहीं थी, इसलिए ज्यादा खींचतान नहीं हुई। सेटलमेंट आसानी से हो गया। पापा ने कहा बिटिया आवेश में घर से खाली हाथ ही निकल पड़ी थी, उसका सारा सामान वहां छूट गया है, उसके लिए आदेश दिया जाए। तुरंत आदेश मिल गया। वहां से निकलते हुए पापा ने पूछा अपना सामान लेने अभी चलोगी या? पापा प्लीज, मैंने कांपते स्वर में कहा तो पापा समझ गए। अच्छा अभी रहने देते हैं, कल का पूरा दिन अपने पास है, कल देखते हैं। सुबह भैया मेरे कमरे में आए, बोले तैयार हो जाओ। मैंने कहा भैया मैं वहां नहीं जाऊंगी, मैंने यह लिस्ट बना रखी है, ले जाइए। दे देते हैं तो ठीक, नहीं तो जयराम जी की। भैया ने लिस्ट देखी, काफी लंबी थी। मेरा लैपटॉप, मेरे सारे सर्टिफिकेट्स, 2 पासबुक ज्वाइंट वाली छोड़ दी थी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लेटर आईडी, मेरे कुछ पेंटिंग्स, किताबों का कलेक्शन और मेरे राम सीता। बस, भैया बोले, और कुछ नहीं? कपड़े जेवर वगैरह? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे होटल के कमरे में छोड़कर भैया और पापा चले गए। काफी देर बाद लौटे। मुझे तो चिंता होने लगी थी। भैया का स्वभाव जानती हूं ना, कहीं भिड़ तो नहीं गए दोनों। लौटकर भैया ने बताया तुम्हारी सारी चीजें अलमारी में रख दी गई थी। सुबोध ने मुझे चाबी दे दी थी, घर जाकर अलमारी खंगाल लेना। आप क्या अलमारी उठा लाए हैं? हाँ, और लॉकर से तुम्हारे जीवर भी मंगवा लिए थे, रख लो, सब हैं तो? होंगे ही, कहाँ जाएंगे। मुझे उन लोगों पर जरा भी भरोसा नहीं है। तुम्हारी शादी में दोनों के लिए चांदी की 2-2 थालियां दी थी, याद है? हर थाली के साथ 5-5 कटोरियां और एक गिलास था। तो शादी के बाद कभी यूज किया था? नहीं, मौका ही नहीं आया। एक सेट पारुल की शादी में दूल्हे राजा को भेंट कर दिया था। क्या बात कर रहे हैं? तुम्हें पता नहीं था? मैं जानता था। सुनकर मुझे तो आग लग गई। मैंने कहा मुझे पारुल के घर ले चलिए, मैं अपना सामान ले लूंगा। फिर तुम्हारे ससुर एकदम गिड़गिड़ाने लगे। बोले ऐसा गजब मत कीजिए, उन लोगों तक ये बात नहीं जानी चाहिए, नहीं तो इज्जत का कचरा हो जाएगा। बिटिया जिंदगी भर सिर नहीं उठा सकेगी। हम आपको इसी वजन का सेट बनवा कर दे देंगे या इसकी कीमत दे देंगे। फिर क्या? बिटिया का नाम सुनते ही पिताश्री पिघल गए। बोले मैं किसी की बेटी का दुख नहीं देख सकता, यह सेट भी आप रख लीजिए। काजल की शादी में हमारी ओर से दूल्हे की नजर कर दीजिए। ग्रेट पापा, मैंने मन ही मन कहा। फिर तो मुझे ऐसा ताव आया कि मैंने सारा सामान समेट लिया, सिर्फ पलंग और डाइनिंग टेबल छोड़ के। घर में जगह कहाँ है, भीड़ बढ़ाने से फायदा। तभी पापा कमरे में आए और बोले अजय ये टीवी ट्रक में ठीक से तो चला जाएगा ना, कि साथ में रख लें? मैंने खूब अच्छे से पैक करवा लिया पापा, डोंट वरी। आप लोग टीवी भी ले आए हैं? मैंने पूछा। तुम्हारी चीज थी तो लाएंगे नहीं? मेरी चीज थी, पर मैंने एक बार भी उस टीवी में कोई कार्यक्रम नहीं देखा। मेरी शादी से पहले ड्राइंग रूम में एक छोटा टीवी रखा रहता था। नई टीवी के आते ही छोटा टीवी हमारे कमरे में आ गया, बड़ा ड्राइंग रूम की दीवारों पर सज गया था। श्रीमान जी बोले अपने कमरे के हिसाब से वह बहुत बड़ा है। उस टीवी के बिना ड्राइंग रूम की यह दीवार कितनी सूनी लग रही होगी। छोटा वाला शायद फिर नीचे आ गया होगा। चलो बेटा, ट्रक को रवाना कर दो, फिर अपनी तैयारी करते हैं, पापा ने कहा। आप लोग ट्रक लेकर आए हैं?
तो इतना सामान क्या कंधे पर टांग कर लाते? जरा खिड़की से झांक कर देखो कितना सामान है। मैंने देखा होटल के गेट के पास एक मिनी ट्रक खड़ा था। उसमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन, अलमारी, सोफा सेट और पता नहीं क्या क्या भरा हुआ था। इतना सब निकल जाने के बाद घर तो एकदम वीरान लग रहा होगा, मेरे दिल की तरह। और इतना सब सामान पापा रखोगे कहाँ? एक कोने में फालतू पड़ा रहेगा मेरी तरह। अच्छा बेटा, तुम अब अपनी तैयारी करो, हम ट्रक रवाना करके आते हैं। पापा पापा एकदम रुक गए, पीछे मुड़कर बोले, कहो बेटा। क्या? मुझे लगा तुमने मुझे आवाज दी थी। नहीं तो, साफ झूठ बोल गई मैं, मुझे भ्रम हुआ होगा। अच्छा मैं नीचे जा रहा हूं, तुम दरवाजा ठीक से बंद कर लेना, होटल में 10 तरह के लोग घूमते रहते हैं। पापा चले गए तो मैंने दरवाजे को ठीक से बंद कर लिया। बंद दरवाजे पर सिर टिकाकर खड़ी हो गई मैं। पापा, मैंने कहा, ससुराल जाते समय मेरे साथ और भी तो सामान था। मेरे सतरंगी सपने, मेरी सुनहरी आशाएं, ढेर सारी सलोनी उमंगे और सहज सरल विश्वास। मेरा यह सामान कब लौटेगा? कौन लौटाएगा? तो इसी के साथ ही एपिसोड समाप्त करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और अपना रखिए ढेर सारा ख्याल।